बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 8 पाठ का नाम है गणितज्ञ ज्योतिष्य आर्यभट्ट। आज अपन इस पाठ में आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। तो आप अपनी किताब को खोलिए और किताब के जिस तरह से मैं भी ये पाठ पढ़ती जा रही हूँ और आपको बताती जा रही हूँ, आप भी अपनी किताब में देखते चलिए। तो इसमें सबसे पहले अपन को आर्यभट्ट के बारे में ही जानना है। तो इसमें 1.5 साल पहले की बात बताई गई है। तो इसमें 1.5 साल पहले एक पटना नाम का शहर था। उस शहर के नाम को पटना नाम का शहर था और उस शहर को एक नया नाम दिया गया था, पाटलिपुत्र। तो इस नए नाम से उस शहर को जाना जाता था। बहुत बड़ा नगर था और शहर भी था। तो इस तरह से वहाँ पर उस नगर में एक बगीचा था। बगीचा फूलों से भरा हुआ बगीचा था। वहाँ पे बहुत ज्यादा फूल लगते थे और उस बगीचे के यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर फूल लगे थे कि उस फूल के वजह से ही उस बगीचे का नया नाम रखने में आया। तो उस नया नाम क्या था? कुसुमपुर। कुसुमपुर उस बगीचे का नया नाम था। तो बच्चों, आप देखते चलो कि इस तरह से वहाँ पर उस फूलों के बगीचे का नया नाम पड़ा। वो मैंने आपको अभी बता दिया। उसी तरह एक नंद मौर्य, वहाँ एक साम्राज्य राजधानी थी नंद मौर्य। दूर दूर इस नगर में कीर्ति फैली हुई थी। क्योंकि वहाँ पर उस राजधानी में बहुत दूर दूर से पंडित लोग आते थे, इसलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा कीर्ति फैली हुई थी। वहाँ पर एक दूर दूर से बहुत पंडित आकर एकत्रित होते थे। अपने वहाँ पर जो जानकारी थी, मतलब भविष्यवाणी जो करते थे, किस तरह से भविष्य देखना, इस बारे में वहाँ पर दूर दूर से पंडित आकर बताने के लिए आते थे और एकत्रित होकर वहाँ पर बहुत ज्यादा एकत्रित होकर कीर्ति फैली हुई थी। किस कारण? वहाँ पर ज्योतिषों के कारण। तो वहाँ पर एक विद्यालय था। वहाँ पर दूर से जो लोग आते थे भविष्य बताने के लिए, पंडित लोग भी, वो वहाँ पर विद्यालय में भी जाते और वो विद्यालय का नाम था नालंदा विद्यालय। और वो भी प्रसिद्ध था। वहाँ पर इतना प्रसिद्ध था कि वहाँ पर हर चीज बहुत अच्छी तरीके से उनको बताया करती थी। इसीलिए वहाँ पर पंडित लोग भी अपनी जानकारी देने के लिए और अपना किस तरह से बच्चों को भविष्य के बारे में पता चले या किस तरह से बच्चे भी इस बारे में जाने, ऐसे बताने के लिए वहाँ पर पंडित लोग भी आते थे। तो वहाँ पर जो विद्यालय था वो इस कारण भी प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि वहाँ पर हर दूर दूर से ज्योतिषी लोग आकर वहाँ पर अपनी जानकारी दिया करते थे। उसके बाद नगर में बहुत चहल पहल मची हुई थी। नगर में इसलिए चहल पहल थी क्योंकि वहाँ पर सूर्य ग्रहण होने वाला था। और सूर्य ग्रहण क्यों होने वाला है, ये जानकारी वहाँ के लोगों को नहीं मालूम थी। इस वजह से वहाँ पर जो भविष्य बताने के लिए आते थे पंडित, उनको वो बता रहे थे लोगों को एकत्रित करके। इसलिए वहाँ के नगर में बहुत ज्यादा चहल पहल मची हुई थी कि किस तरह से अपन को ज्योतिष्य अपन को बता रहे हैं कि कैसे आज यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण होगा। वो ज्योतिष्य का कहना था कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, जब उपवास रखना चाहिए और बहुत ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए, यह वहाँ के लोगों को बताए जा रहे थे। तो वहाँ के जो लोग थे और विद्यार्थी थे, वही इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि किस तरह से पंडित अपन को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया जा रहा है। तो इस वजह से वहाँ के लोग ज्योतिष और पंडितों पे ज्यादा विश्वास करते थे। वहाँ से दूर एक आश्रम था। उस आश्रम में पाटलिपुत्र से थोड़ा दूर, अब पाटलिपुत्र कौन सा था? नगर था। जो मैंने आपको बताया कि नया नाम क्या था वहाँ का, पटना का नया नाम पड़ा था पाटलिपुत्र। तो वहाँ से थोड़े से दूर कुछ दूर मील वहाँ पर एक आश्रम था। उस आश्रम में भी चहल पहल थी। उस आश्रम में चहल पहल इस वजह से थी क्योंकि वहाँ पर भी इसी बात से जानकारी लेने के लिए पंडित लोग वहाँ पर भी थे। लेकिन जिस तरह से वहाँ के पंडित उनको वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को जानकारी दे रहे थे, वैसी जानकारी यहाँ के पंडित इन बच्चों को, इस आश्रम में रहने वाले लोगों को जानकारी अलग तरीके से दी जा रही थी कि किस तरह से यहाँ पर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। और उसके साथ में भी वहाँ पर रखे हुए कुछ बर्तनों के बारे में भी वो अपनी जानकारी दे रहे थे।
वहां पर आंगन में एक रखे हुए तांबे के बर्तन थे जो गोल थे। तांबे और पीतल के बर्तन जो रखे हुए थे वह गोल तरीके हैं, कैसे हैं ये गोल है, उनकी जानकारी वहाँ के बच्चों को दे जा रहे थे कि किस तरह से यहाँ के जो बर्तन रखे, ये बर्तन को देखो कि ये कैसे शंख वाला बर्तन है, किस ये वाला बर्तन अलग है, ये बर्तन गोल है तो कैसे दिखेगा, इस तरह की वो जानकारी उस आश्रम में बच्चों को दे जा रहे थे। वहाँ के पंडित अलग थे। इसके बाद में वहाँ पर भी इसी तरह से बहुत ज्यादा चहल पहल मची हुई थी कि किस तरह से चंद्र ग्रहण होता है। तो वहाँ पर एक पंडित उनको बताया जा रहा था कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, इस ग्रहण को जब लगता है तो एक राक्षस, राहु नाम का राक्षस आकर इन सूर्य और चंद्र को निगल लेता है। इस तरह से वो एक पंडित दूसरे बच्चों को बताए जा रहे थे। ज्योतिष्य जो पंडित था वो ज्योतिष्य था, वो इस तरह से जानकारी दूसरे बच्चों को बताया जा रहा था। लेकिन उसी समय पास में एक विद्यार्थी अपने दूसरे विद्यार्थी से बातचीत कर रहा था कि जो बताया जा रहा है वो ये पंडित जो बताए जा रहे हैं ये जानकारी गलत है। क्यों? क्योंकि ना कोई राहु होता है और ना कोई केतु होता है जो किसी सूर्य और चंद्र को निगल ले। यहाँ तो सिर्फ चंद्र जब पृथ्वी की और सूर्य के बीच में आता है तो जब सूर्य से वो ढक जाता है तो यह सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो यह चंद्र ग्रहण होता है। ना कोई राहु और ना कोई केतु इसको निगलता है। इस तरह से ये अपने साथी को बता रहा था और इस तरह से बोला कि ना कोई राहु होता है और ना कोई राक्षस होता है जो किसी सूर्य और चंद्र को निगल ले। और ये जो पंडित बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। और जो बताने वाला जो व्यक्ति था, जो विद्यार्थी था, वो विद्यार्थी का नाम क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इस विद्यार्थी का नाम था जो सच बात बताने के लिए कभी भी डरता नहीं था। ये इनका कहना था कि जो सच है उन्हीं को मैं बताऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो मैं इस सच बात पे ही अड़ा रहता था और वो सच्ची बात पे ही अड़कर अपनी सही बात बताता था। सभी को इस बात पे जानने के लिए सब व्यक्ति जो वहाँ पर विद्यार्थी थे वो आर्यभट्ट को बहुत ज्यादा मानने लगे, क्योंकि सही बात जो बताता था वो आर्यभट्ट था और वो कभी गलत बात पे नहीं बताता था, गलत बात पे अड़ जाता था। इसी तरह से आर्यभट्ट दक्षिणा पथ के गोदावरी तट क्षेत्र में अक्षम जनपद में पैदा हुए थे। इसके बाद वह अक्षम आचार्य के नाम से पहचानने लगे। बचपन से ही वो तेज बुद्धि के थे, बहुत तेज बुद्धि थी और उनका गणित और ज्योतिष में बहुत बड़ा उनका अध्ययन किया था। उन्होंने बहुत ज्यादा अभ्यास करा था। किस बारे में? गणित के भी बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा अभ्यास करा और ज्योतिष के बारे में भी। तो इसी तरह से उनकी जो पढ़ाई करने की जो रुचि थी वो पाटलिपुत्र से वो दूर आकर वो अपने जहाँ पर उनका घर था वहां से वो अपने पाटलिपुत्र में वो पढ़ने के लिए आए। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि पढ़ने में बहुत ज्यादा थी, तो उनको और ज्यादा जानकारी लेने के लिए वो पाटलिपुत्र में आए। आर्यभट्ट जो पुरानी गलत बातें रहती थी उसको कभी भी वो नहीं मानते थे और ग्रहों के बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी थी और वो ज्यादा जानते भी थे, ज्योतिष थे। और वो यह भी जान लिया था उन्होंने ज्योतिष के कारण कि किस तरह से उन्होंने जो बताए जा रहे अगले जो पंडित थे, जो ज्योतिष थे, उन्होंने जो बता रहे हैं लोगों को क्यों गलत बात बता रहे हैं उस पे वो अड़ जाते थे। इसी कारण आर्यभट्ट ने एक ऐसा कहा कि पृथ्वी की गति के बारे में भी उन्होंने विचार खुलकर बोले। आर्यभट्ट ने कहा कि साफ शब्दों में उन्होंने अपने बताया कि पृथ्वी स्थिर है, यह अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश और तारामंडल है। पृथ्वी क्या है? एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है और क्या है कि वो अपनी दूरी पर चक्कर लगाती रहती है। और स्थिर क्या होता है? आकाश और तारामंडल। तो फिर आकाश और तारे तो हमेशा चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा किसने कहा? बच्चों ने आर्यभट्ट से बातचीत करते हुए प्रश्न करा। तो आर्यभट्ट ने उत्तर दिया कि एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने उत्तर दिया
कि अगर नदी में एक नाव है और वह धारा के साथ में तेजी से आगे बढ़ रही है, तब उसे बैठा हुआ आदमी किनारों में स्थिर वस्तु को उल्टी दिशा की ओर ले जाता है और अनुभव करता है कि उसी तरह आकाश के तारे भी, आकाश के तारों की बात करी है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके साथ ही हम भी घूमते हैं। इसीलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता दिखाई देता है। दरअसल तारामंडल स्थिर है, पृथ्वी ही हमारी अपनी धुरी में चक्कर लगाती हुई रहती है। तो बच्चों, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी, बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने ये बात बताई थी। तो आज अपन यहाँ इसमें आपको आर्यभट्ट के बारे में हमने बता दिया है। तो अपन अगली वाली क्लास में इसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे।